कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवन सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवन सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ढाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। सारे बच्चे फटाफट से इसको शेयर कर दो जी, और लाइक का बटन दबा दो फटाफट से। सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक दो फटाफट से, और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। हर ग्रुप में वीडियो होनी चाहिए। शिव ही अग्नि शिव ही पानी सखिए दी, बिना शिव के ना धरती बचती है। जब नहीं था कोई तब शिव ही थे, शिव ही मृत्यु शिव ही आदि शक्ति है। धरती की लताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। धरती की लताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो? शिव की पूजा करियो जी, मृत्यु से ना डरियो रे। शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। इतना संसार बसाया है, ये धरती शिव की माया है। शिव शिव को वाया है, पवन पुत्र हनुमान मिले। क्या हाल चाल है मेरे यारों? और बताल है प्यारे। हर हर महाकाल, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। और बताल है। आप बताओ क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। वेरी गुड आफ्टरनून कोमल, वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, वेरी गुड आफ्टरनून चुग्गू, मेरा चुग्गू, मेरा बिंडी, मेरा शिमला, बच्चे का नाम है चुग्गू। चुग्गू। वेरी गुड आफ्टरनून वैशाली, वेरी गुड आफ्टरनून अर्षा, वेरी गुड आफ्टरनून फ्यूचर सीए नित्तू, वेरी गुड आफ्टरनून नेगी अदी, वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान, दिव्या, हर्षा, गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल हैं? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आई एम बैक। ठीक है, 2-3 दिन बीच में आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब नहीं थी। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि मैं क्लास बीच में रोक दूं, बट मेरे को किसी अर्जेंट काम से पुणे जाना पड़ गया था। फिर 32 घंटे से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी सेहत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। फिर सीएस की फैमिली के बच्चों का रिजल्ट आ गया था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहा। बट अब फाइनली मैं वापिस आ चुका हूं। अब कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी।
ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान जी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इनकी एक भी क्लास मिस ना करूं। मैं डेली बेस पे आपको मिलूंगा और जो भी हमारे 2-3 दिन का नुकसान हुआ आने वाले टाइम में मैं वो तुम्हारा नुकसान भी कंप्लीट कर दूंगा। मैं भी संडे को मैं क्लास ले लूंगा या किसी दिन आपकी लंबी क्लास ले लूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। जो हम रिवीजन करेंगे बिल्कुल सही टाइम पे हमारी रिवीजन खत्म होगी और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी रिवीजन खत्म होगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आई थिंक आप सभी को ना क्वेश्चन बैंक मिल गया होगा। आप सभी को मैंने क्वेश्चन बैंक दे दिया जी, खुश हो जाओ, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लेके आ जाओ। ठीक है, 727 पेज का क्वेश्चन बैंक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक जो है वो इनकम टैक्स का है। उसमें सिर्फ इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उसमें आरटीपी भी है, एमटीपी भी है, और हर क्वेश्चन के साइड में मैंने लिखा भी है कि कौन सा क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, कौन सा क्वेश्चन एवरेज कैटेगरी का है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी का है। तो सबसे पहले आपने इजी वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने एवरेज वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने लास्ट में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने। इवन वो क्वेश्चन हम इस रिवीजन क्लास के अंदर भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर वो क्वेश्चन बैंक को आप बेस लेके चलते हो तो बिलीव मी एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजन उसमें हर वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। अगर उसको भी तुम शिद्दत से कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से जी। ठीक है, मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, मैंने सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। और बहुत जल्दी मैं आपको जीएसटी का भी क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 मार्च तक आपको जीएसटी का भी क्वेश्चन बैंक दे दूं। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है, जो काफी सारे बच्चे क्रक्स की बात करते हैं, तो इस बार मैं क्रक्स बुक भी बना रहा हूं। हाँ जी, क्या कहते हो, इस बार मैं क्रक्स बुक भी बना रहा हूं। इनकम टैक्स की भी क्रक्स बुक आएगी, जीएसटी की भी क्रक्स बुक आएगी, और वो आई थिंक आपको मार्च के मिड या 20 मार्च तक मेरी वो क्रक्स बुक तैयार हो जाएगी। तो क्रक्स बुक्स भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो जी, अब फाइनली फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हम अपनी रिवीजन क्लास नंबर 2 हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दी है, क्लास नंबर 1 हमारी हो चुकी है। क्लास नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 हमारी बेसिक बातें हमारी खत्म हुई थी। आज हमें कैलकुलेशन वाली बातें जो हैं वो आज हमें स्टार्ट करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ सकते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं जी। ICAI, ICSI, ICWAI के जितने भी मैक्सिमम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उस क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐड है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब बातचीत बंद करो बिल्कुल जी। अब सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को बताओ जी, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, और चैप्टर 1 में बेसिक बातें हमने खत्म कर ली कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितनी तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, नोटिफिकेशंस क्या होती है, सर्कुलर क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं, केस लॉज क्या होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स में क्या क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फिर आपके टैक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें हम देख चुके थे। उसके बाद फिर ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद देन फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट ये स्टार्ट किया था कि आपका इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है। अब अगर मैं इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन की बात करूंगा तो चार्जिंग सेक्शन में 2 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए थे कि पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हर पर्सन पे लगता है। पर्सन मतलब चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, सभी को इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि सेक्शन 4 की एप्लीकेबिलिटी जो है वो सब पर्सन पे हो सकती है। बट हर पर्सन पे तो होगी, बट हर पर्सन की कौन सी इनकम पे होगी? तो याद करो, मैंने कहा था कि इनकम टैक्स जो है ना वो इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होता, टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होता है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रोस इनकम होता है या नेट इनकम होता है? तो ऑब्वियस सी बात है नेट इनकम होता है। अब ये नेट इनकम कैसे निकालते हैं? तो आपको मैंने कहा था कि टोटल मिला के वैसे आपके 18 स्टेप्स होते हैं, मतलब टोटल मिला के आपके 18 स्टेप्स निकल के आते हैं, जिसमें 9 स्टेप्स आपके अलग होते हैं और 9 स्टेप्स आपके अलग होते हैं। 9 स्टेप्स जो होते हैं वो 9 स्टेप्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे। बैलेंस 9 स्टेप आज वाली क्लास में हमें रिवाइज करने हैं, और आज वाली क्लास में हमें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी स्टार्ट करनी है, बस ये पर ध्यान दो।
अब अभी तक हमने 9 स्टेप्स कौन कौन से किए जी? 9 स्टेप्स हमने किए कि आपको टोटल इनकम कैसे निकालनी है, उसके 9 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है तो स्टेप नंबर 1 है उस पर्सन का पहले रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट नहीं करेंगे हम उस पर्सन की टोटल इनकम नहीं निकाल सकते। स्टेप नंबर 2 ये बात कहता है कि अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया फिर क्या करो, इनकम को क्लासीफाई करो। कितने हेड में? 5 हेड में क्लासीफाई करो। आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि इनकम के आने के सोर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट इनकम के जाने के 5 हेड होते हैं। कौन कौन से हेड होंगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मतलब या तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, या वो इनकम पीजीपी के अंदर जाएगी, या वो इनकम कैपिटल गेन के अंदर जाएगी, या वो इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 3 ये बात कहता है इन इनकम को इन हेड में क्लासीफाई करने के बाद इन हेड में इनकम कंप्यूट करो। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। फिर स्टेप नंबर 4 में जब तुमने इनकम कंप्यूट की इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ दोगे। स्टेप नंबर 5 में इसमें लॉसेस माइनस कर दोगे। स्टेप नंबर 6 में तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। फिर ग्रोस टोटल इनकम में स्टेप नंबर 7 में से क्या माइनस करोगे? डिडक्शंस। डिडक्शन कौन सी? अंडर चैप्टर 6 से और एक अंडर सेक्शन 10AA। इन दोनों की डिडक्शंस माइनस करने के बाद फिर स्टेप नंबर 8 में आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी। फिर स्टेप नंबर 9 ये बात कहता है कि जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आ रही है उसको राउंड ऑफ करोगे। किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे? 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे। अब 10 का मल्टीपल कैसे चेक करोगे? अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में राउंड ऑफ कर दोगे। अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 से कम है तो लास्ट 10 में राउंड ऑफ कर दोगे। इस तरह से आप राउंड ऑफ करोगे। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट रिवीजन क्लास नंबर 1 में डिस्कस की थी, बस ये पर ध्यान दो। अब इसके आगे की कहानी जो है ना, अब हमें यहां पे स्टार्ट करनी है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना स्टार्ट करें। 9 स्टेप्स खत्म होने के बाद अब यहां पे हमारा है स्टेप नंबर 10। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये स्टेप नंबर 10 क्या है? अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, याद करो हमने रेगुलर बैच में ना ये बातें हमने सारी डिस्कस की हुई हैं। अब सिर्फ हम यूट्यूब पे रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी रेगुलर बैच पहले देखा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझसे लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने कहीं से भी लिया तो भी अच्छी बात है। बट आपने रेगुलर बैच में बातें सीखी होंगी कि जब तुम्हारी टोटल इनकम निकल के आती है तो टैक्स जो हम निकालते हैं वो टोटल इनकम पे निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 10 से लेके स्टेप नंबर 18 तक की जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो टैक्स के स्टेप्स हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब स्टेप नंबर 10 ये बात कहता है कि जो भी तुमने स्टेप नंबर 9 में टोटल इनकम निकाली उस टोटल इनकम पे क्या करोगे? उस टोटल इनकम पे टैक्स रेट एप्लीकेबल करोगे। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपके टैक्स रेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो आपका टोटल इनकम पे नॉर्मल रेट लगेगा या आपका स्पेशल रेट लगेगा। भाई जो भी आपने इनकम निकाली होगी या तो वो नॉर्मल इनकम होगी या वो स्पेशल इनकम होगी। अब अगर वो स्पेशल इनकम है तो सारे बच्चे बोलते हो स्पेशल इनकम पे रेट कौन सा लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा। अच्छा, आप में से कोई बच्चा अगर क्लास में इंटेलिजेंट हो, आप मेरे को बताओ कि वो स्पेशल इनकम कौन कौन सी निकल के आती थी? याद करो, स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, वो सारी की सारी स्पेशल इनकम थी। तो गवर्नमेंट ने कहा जो तुमने टोटल इनकम निकाली उस टोटल इनकम में जितनी तुम्हारी इनकम स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट लगा दो और बाकी जो नॉर्मल इनकम है उस पर नॉर्मल रेट लगा दो। बट मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं। अगर सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट बैठा होगा, याद करो जो नॉर्मल इनकम होती है उस पर जो नॉर्मल रेट लगते हैं वो नॉर्मल रेट भी 2 तरह के होते हैं। भाई आपने अगर नॉर्मल इनकम है उस नॉर्मल इनकम में नॉर्मल रेट लगाने हैं तो नॉर्मल रेट आपने कैसे लगाने हैं? क्योंकि इनकम टैक्स में नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगाने की 2 स्कीम होती हैं। एक तो आपकी डिफॉल्ट स्कीम होती है जो सेक्शन नंबर 115 BSC वाली होती है, और एक आपकी ऑप्शनल स्कीम होती है जिसको हम ओल्ड रिजिम भी कहते हैं, उसको हम नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं। 2 तरह की स्कीम होती है। तो जो भी तुम्हारी नॉर्मल इनकम होगी उस पे या तो तुम डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स लगाओगे या तुम नॉर्मल स्कीम से टैक्स कैलकुलेट करोगे। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 10 निकल के आता है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो स्टेप नंबर 10 में क्या निकल के आ गया? स्टेप नंबर 10 में टैक्स निकल के आ गया। फिर स्टेप नंबर 11 ये बात कहता है उस टैक्स में तुम्हें सरचार्ज ऐड करना पड़ सकता है या रिबेट माइनस करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनकम कितनी है। भाई अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, उस केस में जो तुमने टैक्स निकाला उसमें सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए तक है या 5 लाख रुपए तक है तो जो तुमने टैक्स निकाला उसमें से रिबेट माइनस करनी पड़ेगी। यह हमारा स्टेप नंबर 11 है।
फिर स्टेप नंबर 12 ये बात करता है कि अगर उसमें सरचार्ज ऐड कर दोगे या रिबेट माइनस कर दोगे, जो भी बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% आप यहां पे सेस ऐड कर दोगे। ये हमारा स्टेप नंबर 12 है। 4% होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर यहां पे स्टेप नंबर 13 जो है ना, अब सुना स्टेप नंबर 13 क्या कहता है, इस पे थोड़ा ध्यान लगाना है। स्टेप नंबर 13 क्या है? अब गवर्नमेंट कहती है स्टेप नंबर 12 के बाद डायरेक्टली स्टेप नंबर 14 पर भी तुम जंप मार सकते हो। स्टेप नंबर 13 तुम्हें नहीं देखना। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि स्टेप नंबर 12 के बाद तुम स्टेप नंबर 14 पर भी जंप मार सकते हो। स्टेप नंबर 13 को तुम इग्नोर कर सकते हो। कब? अगर आपने टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल स्कीम ली है, सॉरी डिफॉल्ट स्कीम ली है। इट मींस अगर मैंने जो टैक्स निकाला, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाला तो स्टेप नंबर 13 मेरे ऊपर है ही नहीं, डायरेक्टली मुझे स्टेप नंबर 14 पढ़ना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। पर हां, अगर मैंने टैक्स निकालने के लिए, प्लीज, अगर मैंने टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल रिजीम ली है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल रिजीम ली है, तो गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर तुमने टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल रिजीम ली है तो स्टेप नंबर 13 भी तुम्हें यहां पे चेक करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 13 हमारा यहां पे निकल के आता है, वो आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। याद करो, हमने क्लास में एक चैप्टर किया था एएमटी का। थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा हो एएमटी, कोशिश करो याद करने की। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जब मैंने कहा था कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, उस एडजस्टेड टोटल इनकम पर 18.5% से आपको एएमटी देना पड़ता है। बट वो हर केस में नहीं देना होता। अगर तुम्हारा टैक्स नॉर्मल रिजीम से निकल के आ रहा है, उस केस में एएमटी की बात होगी। डिफॉल्ट रिजीम वाले केस में एएमटी की बात नहीं होगी। बाकी टेंशन मत लो, इसको हम आगे जाके और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं कि टोटल मिला के 18 स्टेप्स होते हैं टोटल इनकम और टैक्स निकालने के लिए। ये टोटल मिला के 18 स्टेप्स हैं। तो सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मान लो मैंने नॉर्मल रिजीम ली है, तो नॉर्मल रिजीम से जो तुमने टैक्स निकाला, एक तो वो आ गया। फिर गवर्नमेंट ने बोला स्टेप नंबर 13 में तुम क्या करोगे, एएमटी निकालोगे। अब स्टेप नंबर 13 में एएमटी कब निकालोगे? अगर आपने डिफॉल्ट रिजीम नहीं ली है। तो देखो यहां पे स्टेप नंबर 13 में क्या निकाल दिया, एएमटी। और क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ओनली व्हेन इफ असेसी ऑप्ट फॉर ऑप्शनल स्कीम नॉट फॉर डिफॉल्ट स्कीम। इसका मतलब क्या निकल कह रहा है कि अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम फॉलो की है तो जो मैंने ऊपर टैक्स निकाला वही मेरा फाइनल टैक्स है, उस केस में एएमटी नहीं है। और अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम फॉलो की है, नॉर्मल स्कीम फॉलो की है, तो जो मैंने ऊपर टैक्स निकाला नॉर्मल स्कीम से और एएमटी, इनमें से जो हायर है वो मेरा फाइनल टैक्स निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि एएमटी का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि कम से कम मुझे इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा नॉर्मल टैक्स मान लो 100 रुपए का है, एएमटी 120 रुपए का है, तो मुझे 120 रुपए कम से कम देने हैं। हाँ, अगर मेरा नॉर्मल टैक्स 100 रुपए है और एएमटी मेरा 90 रुपए निकल के आ रहा है, फिर मुझे यहां पे 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो इनमें से जो भी हायर होगा ना, वो मेरे को देना पड़ेगा। बट ये कंपैरिजन सिर्फ तब करोगे अगर तुमने टैक्स निकाला है नॉर्मल स्कीम से। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। उसके बाद अब यहां पे चेक करो स्टेप नंबर 14 में, देखो यहां पे क्या लिखा है। अब स्टेप नंबर 14 में क्या एग्जामिन करोगे कि जो तुमने डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाला, एक तो वो, फिर अगर तुमने नॉर्मल रिजीम ली है तो जो नॉर्मल टैक्स और एएमटी इनमें से हायर, तो ये हायर टैक्स है। और डिफॉल्ट स्कीम वाला, इनमें से जो भी लेस होगा ये टैक्स तुम्हें फाइनली पे करना है। बस ये पर ध्यान दो। तो याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि आपको फाइनल में कौन सा टैक्स पे करना है। भाई दोनों में से जो भी स्कीम तुम्हारे लिए बढ़िया स्कीम होगी, तुम उस बेस पे टैक्स पे करोगे। वही स्टेप नंबर 14 यहां पे कहना चाह रहे हैं। तो स्टेप नंबर 14 ने क्या बोला, जो तुमने डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स निकाला वो लिख लो, जो तुमने नॉर्मल स्कीम से निकाला, जो तुमने नॉर्मल स्कीम से निकाला तो वो लिख लो। इनमें से जो भी लेस है वो तुम्हारा फाइनल टैक्स होगा जो तुम्हें यहां पे देना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप नंबर 14 निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर एएमटी कैसे निकलेगा, एएमटी कैसे निकलेगा उसको हम आगे रख के आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन बातों को भी दिल पे मत लेना। मैं कोई चैप्टर नहीं करा रहा, मैं सिर्फ नॉर्मली तुम्हें ऊपर ऊपर से स्टेप्स बता रहा हूं कि किस तरह से फाइनल टैक्स निकलता है। ये बहुत डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस भी की है। बट इसकी रिवीजन, एएमटी होता क्या है, एएमटी निकलता कैसे है, किस रेट से निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आई, इसकी रिवीजन जब हम एएमटी वाले चैप्टर के ऊपर आएंगे तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो उसके बाद फिर अब आओ, अब स्टेप नंबर 15 बताओ। अब एक बात मेरे को बताओ,
जो भी तुमने टैक्स चूज कर लिया, चाहे वो नॉर्मल स्कीम वाला चूज किया, चाहे वो डिफॉल्ट स्कीम वाला चूज किया, अब एक बात मेरे को बताना, क्या वही टैक्स तुम्हारा फाइनल टैक्स है, या उसमें से जो तुमने प्रीवियस ईयर में टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स अगर पहले पे किया था वो माइनस करना पड़ेगा। याद करो, जब हमने टोटल इनकम वाले बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे क्लास के अंदर, तो मैंने क्या कहा था, बताओ मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो तुम्हारा टैक्स आएगा उसमें से अगर कोई टीडीएस या टीसीएस या एडवांस टैक्स आपने पहले पे कर दिया था उसको क्या करोगे? माइनस, फिर जो बैलेंस टैक्स आएगा वो हमें देना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात हमारा यहां पे स्टेप नंबर 15 में आ रही है। देखो 15 क्या कह रहा है, 15 में जो भी आपने टैक्स निकाला था स्टेप नंबर 14 में, उसमें से माइनस कर दोगे टीडीएस या माइनस कर दोगे एडवांस टैक्स, फिर जो आपका बैलेंस टैक्स निकल कर आएगा ये आपका स्टेप नंबर 15 होगा। फिर आप क्या करोगे? अभी तो बैलेंस टैक्स निकल के आ रहा है, अब दो केस होंगे। दो केस क्या होंगे? जो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स बना अगर वो ज्यादा है, टीडीएस और टीसीएस या एडवांस टैक्स, फिर आपका टैक्स पेबल आएगा। पर अगर मान लो तुम्हारा एक्चुअल टैक्स है वो कम आ रहा है, टीडीएस और टीसीएस या एडवांस टैक्स है, उस केस में क्या आएगा? टैक्स रिफंडेबल आएगा। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि आपका टैक्स रिफंडेबल, आपने सुना भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि लोगों का टैक्स रिफंड निकलता है। अब वो रिफंड कैसे निकलता है? कि तुम्हारा टीडीएस कट गया ज्यादा या तुमने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया, जबकि एक्चुअल टैक्स उतना बना ही नहीं। अब सोच के बोलना, मान लो मेरा एक्चुअल टैक्स बना 100 रुपए का, टीडीएस मेरा कट गया 120 रुपए का, तो 20 रुपए गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी ना। पर अगर एक्चुअल टैक्स मेरा बना 140 रुपए, टीडीएस मेरा कटा 120 रुपए, तो फिर 20 रुपए गवर्नमेंट ये बात कह रही है तुम्हें एडिशनल पे करना पड़ेगा। वो यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब उसके बाद देखो फिर जो भी टैक्स आएगा उसको आप क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। तो टैक्स को भी हमें राउंड ऑफ करना होता है। इसका सेक्शन है 288 कैपिटल बी, और राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में। और 10 का मल्टीपल कैसे? अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में कर देंगे, अगर 5 से कम है तो लास्ट 10 में कर देंगे। जैसे टोटल इनकम को हमने राउंड ऑफ किया था, सेम यहां पर फाइनल टैक्स जो आएगा उसको भी राउंड ऑफ करेंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका आ गया स्टेप नंबर 17। और फिर आप लास्ट में क्या करोगे जी? लास्ट में फाइनली आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, उस रिटर्न के थ्रू आप यहां पे टैक्स पे करोगे। ये हमारा स्टेप नंबर 18 निकल के आता है। ये टोटल मिला के 18 स्टेप्स हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं? क्या आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं? मैं डिटेल की बात नहीं कर रहा, बट एक आपको हिरार्की समझ में आ गया कि किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनल टैक्स निकलता है। अब मेरे को सारे बच्चे लास्ट टाइम बोल दो, अगर मुझे आज किसी पर्सन का फाइनल टैक्स निकालना है, अगर मुझे आज किसी पर्सन का फाइनल टैक्स निकालना है, तो सोच के बताओ कितने स्टेप्स हैं? टोटल मिला के 13 स्टेप्स। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मुझे आज किसी पर्सन का फाइनल टैक्स निकालना है तो टोटल मिला के 18 स्टेप्स मेरे पास हैं। 9 स्टेप इनकम को निकालने के हैं और 9 स्टेप्स टैक्स को निकालने के। सारे बच्चे एक बार लाइव चैट में सारे के सारे स्टेप्स कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें टोटल इनकम वाले, वो सारे के सारे इन्हीं 18 स्टेप्स के बेस पे होंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे बताओ, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? इनकम को क्लासीफाई करेंगे। कितने हेड में क्लासीफाई करेंगे? 5 हेड में। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? उन 5 हेड की इनकम को कंप्यूट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ देंगे। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? लॉसेस को माइनस कर देंगे। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? डिडक्शंस माइनस करेंगे। कौन सी? अंडर चैप्टर 6 ए और अंडर सेक्शन 10AA। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम को क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। किसके मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल में करेंगे। 10 का मल्टीपल कैसे? अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में करेंगे, 5 से कम है तो लास्ट 10 में करेंगे। ये टोटल मिला के आपके 9 स्टेप्स निकल के आते हैं। फिर 9 स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगले 9 स्टेप की बात करेंगे जहां पे हमें टैक्स पे करना है। अब स्टेप नंबर 10 ये बात कहता है कि जो भी तुमने स्टेप नंबर 9 में इनकम निकाली उसके 2 केस होंगे, या तो वो नॉर्मल इनकम होगी या वो स्पेशल इनकम होगी। अगर वो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगा दो, अगर वो नॉर्मल इनकम है उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगाओ। नॉर्मल टैक्स रेट में 2 केस होंगे, डिफॉल्ट स्कीम होगी और नॉर्मल स्कीम होगी। जो भी स्कीम तुम्हें चूज करनी होगी उसके बेस पे तुम यहां पे टैक्स निकाल दो। ये हमारा स्टेप नंबर 10 हो गया। फिर स्टेप नंबर 11 ने बोला कि जो तुमने स्टेप नंबर 10 में टैक्स निकाला उस टैक्स में सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज जोड़ दो, और अगर उसमें रिबेट मिलनी है तो रिबेट माइनस कर दो। यह हमारा स्टेप नंबर 11 था। फिर स्टेप नंबर 12 ने बोला कि सरचार्ज और रिबेट माइनस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वहां पे जोड़ दोगे। यह हमारा स्टेप नंबर 12 था। फिर स्टेप नंबर 13 ने कहा कि मैं तब लगूंगा अगर आपने टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल रिजीम ली है।
अगर आपने टैक्स निकालने के लिए डिफॉल्ट रिजीम ली है तो स्टेप नंबर 13 वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। रीजन, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वालों पर एएमटी का चैप्टर नहीं लगता, नॉर्मल स्कीम वालों पर एएमटी का चैप्टर लगता है। सर ये एएमटी का चैप्टर क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए एक चैप्टर है जिसमें हम तुम्हें एक इनकम बताएंगे, उस इनकम पे हम तुम्हें एक रेट बताएंगे, उस इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करना, कम से कम हमें इतना टैक्स तो चाहिए। तो अगर कम से कम इतना टैक्स हमें चाहिए, उसका नाम क्या पड़ गया? एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अगर तुमने नॉर्मल रिजीम ली है तो नॉर्मल रिजीम से जो तुमने नॉर्मल टैक्स निकाला वो, और जो तुम्हारा एएमटी निकल कर आया वो, इनमें से हायर वाला तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। फिर स्टेप नंबर 14 ये बात कहता है कि जो तुम्हारा डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स आ रहा है वो देख लो, फिर जो तुम्हारा नॉर्मल स्कीम और एएमटी इनमें से हायर वाला टैक्स है वो देख लो। अब इनमें से जो भी लेस होगा ना वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, वो तुम पे कर देना। ये हमारा स्टेप नंबर 14 है। फिर स्टेप नंबर 15 ये बात कहता है अगर तुम्हारा कोई टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स पे कर दिया था उसको तुम इसमें से माइनस कर दो। अब जैसे तुम माइनस करोगे, अगर तुम्हारा एक्चुअल टैक्स उससे ज्यादा है तो टैक्स पेबल बनेगा, अगर तुम्हारा एक्चुअल टैक्स उससे कम है तो वो रिफंडेबल बनेगा। अब चाहे पेबल बने चाहे रिफंडेबल बने, उसको राउंड ऑफ करोगे 10 के मल्टीपल में और फिर तुम रिटर्न ऑफ इनकम के थ्रू उस टैक्स को पे कर दोगे। ये सारी बातें हमारी 18 स्टेप्स में निकल के आ रही हैं। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आती है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आती हैं तो सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक दो, एक बच्चे का भी लाइक का बटन रहना नहीं चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। डन? पक्का पक्का? चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से भी, ये सारी बातें हो गई। अब एक छोटा सा पॉइंट और बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। रीजन, क्योंकि जो इनकम देखनी होती है वो प्रीवियस ईयर की देखनी होती है और जो हमें टैक्स पे करना होता है वो हमें असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना होता है। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो इनकम टैक्स में 2 साल होते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। वैसे तो अगर आपको बताओ जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, हेलो भाई साहब, ओए ओए ओ कद्दू, इधर जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, उसमें एक नया लेकर आ गए टैक्स ईयर। बट हमें पेपर में टैक्स ईयर नहीं लिखना, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा बच्चा प्रैक्टिकल है, वो खुश होकर तुम्हें एक और अटेम्प्ट देगा। और कब तक देगा? जब तक इनकम टैक्स बिल 2025 से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ईयर उसी साल में आएगा। तो हमें तो प्रीवियस ईयर की बात करनी है, हमें असेसमेंट ईयर की बात करनी है, हमें टैक्स ईयर की बात नहीं करनी। बट उन्होंने झंझट खत्म कर दिया ये 2 साल वाला। पर अभी के लिए क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया? पिछला साल। सारे बच्चे बोलो प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं, प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है? करंट ईयर। करंट ईयर मतलब होता है इनकम कमाने वाला साल, कि जिस भी साल में पैसा कमाऊंगा वो मेरा प्रीवियस ईयर है, उस इनकम पर जिस भी साल में टैक्स पे करूंगा वो मेरा असेसमेंट ईयर है। अच्छा मेरे को सारे बच्चे बोल देना क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होगा या 12 महीने से कम भी हो सकता है? मैं चेक करता हूं तुम्हें याद है या नहीं है। सारे बच्चे बताओ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट सारे बच्चे बताओ जी। प्रीवियस ईयर क्या हमेशा 12 महीने का होगा या 12 महीने से कम भी हो सकता है? तो साहब प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से कम भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 10 महीने का भी हो सकता है, वो 2 महीने का भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कब किया। पर असेसमेंट ईयर जो होगा वो ऑलवेज 12 महीने का होगा, वो 12 महीने से कम नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो दिमाग में एक बात लेके चलना कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा, 12 से कम भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर जो होगा वो हमेशा 12 महीने का होगा। ये पॉइंट अपना यहां पे लिखा हुआ है जी। तब एक बार यहां पे चेक करना, देखो जी, इनकम कमाने वाले साल को प्रीवियस ईयर कहेंगे, टैक्स देने वाले साल को असेसमेंट ईयर कहेंगे। ये 12 महीने का या 12 से कम भी हो सकता है, ये हमेशा 12 महीने का होगा। इसको स्टार्टिंग कहां से होगी? नॉर्मल केस में 1 अप्रैल से। बट अगर बिजनेस आपने नया सेटअप किया है तो जहां से बिजनेस सेटअप करोगे वहां से होगा और 31 मार्च तक होगा। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। ये सारी की सारी बातें आपके यहां पे निकल के आ रही है। और हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर जो है वो 25-26 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। अब जिन बच्चों ने पहले का लो पढ़ा हुआ है, जिनके पहले एग्जाम थे, याद करो आपने प्रीवियस ईयर 23-24 पढ़ा होगा, असेसमेंट ईयर 24-25 पढ़ा होगा। बट अब जिनके एग्जाम है मई 25 में या जून 25 में एग्जाम है, तो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर जो है 25-26 एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन? चलो जी, उसके बाद अब ये एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें क्रक्स बस ये निकल कर रहा है कि जहां से बिजनेस सेटअप हुआ है वहां से हमें प्रीवियस ईयर स्टार्ट करना है। कमेंसमेंट की डेट हमारे काम की नहीं है, बस ये पर ध्यान देना। यहां पर तुम गलती कर सकते हो।
तो हमें क्वेश्चन में सेटअप की डेट देखनी है, सेटअप की डेट। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया, 75 होगी, वो हम सैलरी में डिस्कस करेंगे। वैसे हम अमेंडमेंट क्लास, हमारी 11 अमेंडमेंट क्लास हो चुकी थी, तो उस 11 अमेंडमेंट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान देना, वैसे प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट इस प्रोविजन की 5 एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, आप मुझे बताओगे, जब मैं कहता हूं इस प्रोविजन की 5 एक्सेप्शंस हैं, तो बताओगे इन 5 एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? मतलब जो ये 5 एक्सेप्शंस निकल के आ रही हैं, इन 5 एक्सेप्शन का मतलब क्या है? इन 5 एक्सेप्शन का मतलब यह कि इन 5 केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगी, वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब वैसे क्या होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट गवर्नमेंट कह रही इन 5 केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। मतलब जो इसका प्रीवियस ईयर है वही इसका असेसमेंट ईयर है, इसके लिए असेसमेंट ईयर अलग नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब वो 5 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो शिपिंग के बिजनेस में है, पहला केस तो ये था। दूसरा, अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, दूसरा केस ये था। तीसरा केस, अगर कोई एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, वो आपने फॉर्म की किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए और वो पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट हो गया, तीसरा केस ये है। चौथा केस, अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टैक्स इवेजन करने के लिए, तो पांचवा केस क्या हो गया? अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, अगर तुम्हारा बिजनेस ही बंद हो गया है, तो फिर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। ये 5 केस निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, मैं दोबारा बोलूंगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के अंदर बन सकता है। 2 या 3 नंबर के अंदर तुमसे पूछ लेंगे कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? यस, एक्सेप्शन है। इन 5 केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर डिविडेंड की इनकम नॉर्मल है या स्पेशल है? डिविडेंड की इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम है टैक्स निकालने के लिए जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब यहां पे आ जाओ जी। अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बातें अब यहां से स्टार्ट होने जा रही हैं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे को बताओ। याद करो, आपको मैंने सेक्शन नंबर 4 की रिवीजन करना स्टार्ट किया और सेक्शन 4 के अंदर लिखा था एवरी पर्सन। सर आज डायमंड के प्राइस कम होंगे बिकॉज एक डायमंड यूट्यूब पर फ्री आ रहा है। यार तेरी क्या बात है मोहित। एक ना, ये तो कौन है, आदित्य है, एडवांस टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही देते हैं, तो ऐसे तो जर्नल केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं, एडवांस टैक्स एक अलग है। एडवांस टैक्स एक्सेप्शन नहीं है, एडवांस टैक्स एक प्रोविजन है जो गवर्नमेंट लेती ही प्रीवियस ईयर में है, उसको तुम एक्सेप्शन में कवर नहीं कर सकते। सर अगर मैंने रेगुलर बेस नहीं देखा तो क्या रिवीजन क्लास से हो जाएगा? कोशिश मेरी पूरी है, बट कोशिश करना समझने की, बट वो तब होगा अगर मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनोगे जी। ठीक है, चलो अब प्लीज बातचीत एक बार बंद कर दो। मैं लाइव चैट को एक बार इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, सर हमने सेक्शन नंबर 4 पढ़ा, तो सेक्शन 4 ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो उस पर्सन को ना हम असेसी कहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, क्योंकि याद करो आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। फिर कई बार तो जो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, जैसे कल तक हो गया, पीडीपी न्यूज हो गया, कई सारे हैं, आपने कई बार देखा होगा जब इनके शीशे टूटते हैं तो ऐसे शीशा टूटा, अंदर से लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज कि गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स किया 0, ऐसे लिख देते हैं। अब इनको पता तो इतना होता नहीं। अब ये अगर हमारे जितने इंटेलिजेंट होते, मैं तो चाहता हूं कि कई बार ये बुलाएं, हमारे बच्चों को बुलाएं, वो उन्हें बताएंगे, वो उन्हें बोलेंगे, अरे नालायकों कल तक वालों या परसों तक वालों, भाई जब 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, 7 लाख रुपए टैक्स 0 आ रहा है क्योंकि रिबेट मिल रही है। रिबेट अलग होता है, एग्जम्पशन लिमिट अलग होती है, उनको पता ही नहीं है वो बातें। बस शीशा तोड़ देंगे, ब्रेकिंग न्यूज कर देंगे, बार बार शीशे तोड़ेंगे, सबसे पहले हमने न्यूज दिखाई गवर्नमेंट की इनकम 7 लाख रुपए एग्जाम है, वही तो नहीं पता। और यही तो राघव चड्ढा ने इस बार किया ना।
राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर यही तो बोला कि साहब जो आपने 12 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स जीरो की है ना, तो लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट कि 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट नहीं है जो ये न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं। न्यूज चैनल वाले क्या चला रहे हैं कि 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, बट हमसे पूछो तो हम पढ़ रहे हैं 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है ही नहीं है। किसने बोला 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है? 12 लाख रुपए तक रिबेट मिलेगी। अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है, पूरे स्टार्टिंग से टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट का मतलब यह होता है कि अगर मेरी इनकम 12 से ऊपर है तो 12 से ऊपर वाली इनकम पे टैक्स पे कर रहा है। तो सिंपल सी बात, यह बात ध्यान देना कि एग्जम्पशन लिमिट एक अलग चीज होती है, रिबेट एक अलग चीज होती है। जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो एग्जम्पशन लिमिट की बातें कर रहा हूं, बस ये पर ध्यान दो। अब गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर तुम्हारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है तो तुम सेक्शन 4 से बाहर हो, पर अगर तुम्हारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है फिर तुम असेसी बन जाओगे, और जैसे तुम असेसी बनोगे फिर तुम टैक्स पे करोगे। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार चेक करते हैं हमारी एग्जम्पशन लिमिट क्या निकल के आती है। तो गवर्नमेंट कहती है, सुनो मेरी बात, हेलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी ली है, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है, या मैं यूं कहूं अगर आपने कंसेशनल स्कीम ली है, या मैं यूं कहूं अगर आपने न्यू रिजिम ली है, तो अगर आप ये स्कीम ले रहे हैं, अच्छा ये स्कीम मिलती किसको है? ये स्कीम मिलती है इंडिविजुअल को, एचईएफ को, एओपी को, बीओआई को, एजेपी को। इन सब केस में एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए की है हर केस में, चाहे तुम रेजिडेंट हो चाहे तुम नॉन रेजिडेंट हो, हर केस में 3 लाख रुपए की लिमिट है। बस ये पर ध्यान दो। सर अगर मेरी एज 60 साल से ज्यादा है तो भी 3 लाख की लिमिट है। सर मेरी एज अगर 80 साल से ज्यादा है तो भी 3 लाख की लिमिट है। सर मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, सर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, सर मुझसे चला नहीं जा रहा तो भी 3 लाख की लिमिट है। सर मैं भी बहुत जवान हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, सर मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं तो भी 3 लाख की लिमिट है। सर मैं बहुत बुजुर्ग भी नहीं हूं, सर मैं इतना यंग भी नहीं हूं, मैं बीच में घूम रहा हूं तो भी 3 लाख की लिमिट है। ये कैटेगरी बाइफरकेट नहीं करती कि तुम हो कौन। हेलो ओए ओए हेलो ओ इधर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है या नहीं? इंडिविजुअल है या नहीं है? अबे तुमसे बात कर रहा हूं, हेलो ओ, तुमसे इंडिविजुअल हो ना? बात खत्म, बात खत्म। तू रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, मेल है, फीमेल है, माइनर है, मेजर है, मैरिड है, अनमैरिड है, 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, यहां पे कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम केस में 3 लाख की लिमिट लेके चलेंगे। बट अगर तुमने ऑप्शनल स्कीम ली है, अगर नॉर्मल स्कीम ली है, या मैं यूं कहूं रेगुलर स्कीम ली है, या ओल्ड रिजिम ली है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिफ्टिंग आउट या ओप्ट आउट टू डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर गवर्नमेंट कहती है डिपेंड करता है कि तुम हो कौन। अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट के हर केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। बात खत्म। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या आप रेजिडेंट हैं बट आप एचईएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, एजेपी हैं, तो इन सब केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। बात खत्म होती है। बट अगर तुम रेजिडेंट इंडिया के हो, अगर तुम रेजिडेंट इंडिया के हो, चाहे आरओआर हो चाहे आरएनओ हो, तुम्हारी एज 60 साल से कम है, मतलब 59 ईयर तक है, तो 2.5 लाख की लिमिट है। अगर तुम्हारी एज 60 साल या उससे ज्यादा है बट 80 साल से कम है, 80 ईयर से कम है, तो 3 लाख की लिमिट है। और अगर तुम्हारी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा होगी तो 5 लाख रुपए की लिमिट होगी। बस ये पर ध्यान दो। ये कैटेगरी आपकी निकल के आ रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती होगी। तो ये कैटेगरी आपने पहले भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है, इसमें मेरे को बार बार बताने की बात नहीं है। ये सारी लिमिट तुमने पहले पढ़ी है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास हो रही है। ये मत समझना कि रेगुलर बैच चल रहा है, ठीक है ना? रेगुलर बैच में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन है कि याद करो तुमने क्लास में ऐसा पढ़ा होगा। मैं तुम्हें रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी बातें हमने क्लास में पढ़ी हैं जी। अब एक बात को सोच के बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आदित्य बैठा है, स्नेहा बैठी है, अमेय केसरी बैठा है, तुषार है, श्रेया है, जारा है, आदर्श है, शिवानी मेरे सामने बैठी है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है यार, एक बात मेरे को सोच के बताना, ये जो हमें 60 साल की या 80 साल की एज हमें चेक करनी है नॉर्मल स्कीम में, डिफॉल्ट में तो एज हमें चेक ही नहीं करनी, बट नॉर्मल स्कीम में तो एज हमें चेक करनी है ना। तो आप बता सकते हो ये एज हमें चेक कब करनी होती है? क्या प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में चेक करनी होती है, या प्रीवियस ईयर के एंड में चेक करनी होती है, या प्रीवियस ईयर के बीच में चेक करनी होती है? ये एज हमें चेक कब करनी होती है बताओ जी। जो भी एज है हमें चेक कब करनी होती है, फटाफट से बताओ जी। एक बच्चा कह रहा है स्टार्टिंग से, गलत। आदित्य गलत, एंड में गलत।
इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब लो ये बात कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, एंड की बात नहीं हो रही, अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर तुम 60 साल के हो जाते हो तो लिमिट तुम्हारी 3 लाख की हो जाएगी। और अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर तुम 80 ईयर के हो जाते हो तो लिमिट तुम्हारी 5 लाख रुपए की हो जाएगी। तो जो एज हमें चेक करनी होती है वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चेक करनी होती है। बस ये पर ध्यान दो कि अगर मैं प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो लिमिट मुझे 3 लाख की मिल जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो लिमिट मुझे 5 लाख की मिल जाएगी। एक बच्चा बहुत नालायक बच्चा है, पीयूष। ओए पीयूष, हेलो, ओए सुन मेरी बात। असेसमेंट ईयर में चेक नहीं करनी होती नालायक, इनकम निकालनी होती है प्रीवियस ईयर में। तो जिस साल में इनकम निकालनी होती है उस साल में ये चेक करनी होती है। असेसमेंट ईयर में सिर्फ टैक्स पे करना होता है। तो बात प्रीवियस ईयर की हो रही है, और प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर तू 60 साल का हो गया तो लिमिट 3 लाख की है, अगर 80 साल का हो गया लिमिट 5 लाख की है। बट ये सारी बातें तब होंगी अगर नॉर्मल स्कीम ली है, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एज हमें चेक ही नहीं करनी होती। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब फटाफट से आओ जी। अब यहां पे एक पॉइंट और देखो जी। अब अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अप्रैल है, याद है कुछ? हेलो भाई साहब, याद है? ROR क्या होते हैं, RNOR क्या होते हैं, वो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में समझ लेना। ROR RNOR क्या होते हैं उसको हम अगले चैप्टर में रिवाइज करेंगे। मुझे ये बताओ, किसी को याद है अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है तो क्या होता है? बोलो 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 बोलो। ओ बोलते क्यों नहीं मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों? क्या हो गया है? हेलो, क्या हो गया? अगर किसी का अप्रैल फूल मन है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है, तो बताओ क्या करोगे? याद करो, मैंने कहा था उसका डेट ऑफ बर्थ हम 31 मार्च मानेंगे। उसके दो बर्थडे, उसके दो बर्थडे। याद है वो एक था ना मूवी थी सुनील शेट्टी की, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। तो गवर्नमेंट कह रही इनकम टैक्स में अगर तेरा 1 अप्रैल को बर्थडे है, तेरे दो बर्थडे, तेरे दो बर्थडे, तेरे दो बर्थडे, एक तेरा 31 मार्च को मान लियो, ठीक है? एक तू 1 अप्रैल को बनाता रहे, क्योंकि तेरे को हम, तेरे से हम, तेरे प्रति हमारी बहुत सिंपैथी है। तेरे साथ अप्रैल फूल मना, 1 अप्रैल को तू पैदा हुआ, तू बड़ा दुखी है, हम तेरे दिल को जानते हैं। तूने डॉक्टर को बोला था कि 31 मार्च को पैदा नहीं कर सकते थे क्या? तो डॉक्टर ने भी तेरी बात नहीं मानी। तूने मम्मी पापा को भी बोला कि मैं 1 अप्रैल को पैदा क्यों हुआ। बस ये जो तेरे चेहरे पे निराशा है ना, इसी निराशा के भाव से इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम तेरी निराशा को देख नहीं सकते, हम 31 मार्च मान लेंगे। या तो 31 मार्च को 60 साल का मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुझे 3 लाख रुपए की लिमिट दे देंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो फिर 31 मार्च मानेंगे। जैसे मान लो 1 अप्रैल 1945 में अगर जन्म हुआ तो 31 मार्च 2025 को 80 साल का मानेंगे, लिमिट मिलेगी 5 लाख की। ऐसे अगर 1 अप्रैल 1965 को अगर वो 60 साल का हुआ तो 31 मार्च को मानेंगे, लिमिट मिलेगी 3 लाख की। ये बात ध्यान देना, ये सारी बातें आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बेस पे देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन करवाने की मुझे नीड नहीं है, पीडीएफ आपके पास है ही है। तो एक क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो कि कहां कहां कौन कौन सी एग्जामिशन लिमिट है। मैं उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम और हाई करके चलते हैं जी। बेसिक बेसिक बातें यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ जी। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी फाइनली। अब यहां पे देखो अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि असेसी का मतलब क्या होता है जी। मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं, आप में से किसी को याद है असेसी किसे कहते हैं इनकम टैक्स में? पहले मेरे को ये बताओ, क्या पर्सन और असेसी सेम चीज होते हैं, अलग अलग होते हैं? पहले मेरे को ये बताओ जी। सर मैंने सिर्फ एक हेड नहीं देखा, कैपिटल गेन चलेगा? नहीं चलेगा। कैपिटल गेन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। टैक्स की टेंशन तुम छोड़ दो भाई, बस तुम जगह जगह ढिंडोरा पिटवा दो, जगह जगह ढिंडोरा, कि जहां जहां ऑल ओवर इंडिया जो टैक्स में दिक्कत खा रहे हैं बच्चे, उनको बोल देना भाई इस चैनल के ऊपर आके बैठ जाना, ये हर मर्ज की दवा है ये चैनल, बस ये पर ध्यान दो, इससे बाहर मत जाना। बस मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या पर्सन असेसी सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा अलग अलग होते हैं तो क्या हर पर्सन एक असेसी है? क्या हर पर्सन एक असेसी है? हेलो भाई साहब, क्या तुम एक असेसी हो?
तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्या तुम एक एसएससी हो या नहीं हो? नहीं हो। क्या मैं एक एसएससी हूं? हूं। तो वो चक्कर है, ये क्या मतलब है हम नहीं है तुम हो? ये क्या मतलब है तू भी तो इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल है, हम पर्सन कैसे हैं, तू एसएससी कैसे है? क्योंकि मैं टैक्स पे करने के लायबल हूं। तो ये गवर्नमेंट ये बात कहती है, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 7 ये बात कहता है कि जो पर्सन टैक्स पे करने के लायबल होगा या जो इनकम टैक्स एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल होगा उसको एसएससी वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। बस ये पर ध्यान देना। जैसे मान लो मैं टैक्स पे करने के लायबल नहीं हूं, मैं इंटरेस्ट पे करने के लायबल हूं, मैं पेनल्टी पे करने के लायबल हूं, मैं लेट फीस पे करने के लायबल हूं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो मैं एसएससी वाली कैटेगरी में कवर हूं, मैं पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं हूं। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं सिंपल भाषा में बात खत्म कर रहा हूं, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्संस आर नॉट एन असेसी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो मैंने वही बात यहां पे लिखी है कि ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्संस आर नॉट एन असेसी। असेसी का मतलब क्या है? या तो आप टैक्स पे करने के लायबल हो या इस एक्ट में कोई दूसरा सम पे करने के लायबल हो तो आप असेसी बन जाओगे। और असेसी में कौन कौन से असेसी आते हैं? जिनके अगेंस्ट इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग चल रही है वो भी असेसी आते हैं, या जो आपके डीम्ड असेसी होते हैं, या जो जिसने डिफॉल्ट कर दिया है, जो डिफॉल्टर होते हैं उनको भी एसएससी वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। ये सब एसएससी की डेफिनेशन है। अगेन एग्जाम में किसी काम की नहीं है, एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेंगे कि बताओ एसएससी किसे कहते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में पता होना चाहिए। अगर आपके फादर टैक्स पे करने के लायबल हैं तो पापा को पर्सन मत बोलना, पापा तुम्हारे एसएससी हैं, तुम पर्सन हो। आज जाके घर जाके पूछ लेना। अभी टाइम कितना हुआ है? 4:45 हुए, 7:30 7 बजे पापा घर पहुंचेंगे। जैसे पापा घर पहुंचे, पापा पापा एसएससी एसएससी, पापा मैं पर्सन, पापा मैं पर्सन, पापा तुम एसएससी, पापा मैं तो पर्सन। पापा बोलेंगे बेटे क्या हुआ? पापा तुम टैक्स देते हो, पापा मैं टैक्स नहीं देता हूं। पापा तुम टैक्स देते हो इसलिए तुम एसएससी हो, पापा मैं टैक्स नहीं देता हूं इसलिए मैं पर्सन हूं। पापा ऑल एसएससी, बेटे मैं पर्सन नहीं हूं क्या? पापा पर्सन हो बट तुमने कहा बेटे मैं एसएससी हूं। पापा ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्संस आर नॉट एन असेसी। ये आज हमने नई बात सीखी है। क्या बात समझ में आ रही है? पापा का बच्चा कह रहा है लाठी चार्ज हो जाएगा। एक बात है वैसे भाई साहब, तुम हो खतरनाक। बच्चा कह रहा है, फिर पापा बोलेंगे बेटे जूता, बेटे जूता। फिर मैं बोलूंगा पापा ये रहा मुंह, पापा ये रहा मुंह, बेटे रैप्टा, बेटे। चलो वापिस आओ। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब आ जाओ फटाफट से यहाँ पे देखो जी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स के रेट। फाइनली अब हम यहाँ पे टैक्स निकालना सीख रहे हैं। अब देखो इनकम टैक्स में 2 स्कीम होती हैं, हम एक तो डिफॉल्ट स्कीम होती है और एक नॉर्मल रेजिम होती है। अच्छा आप मुझे बताओगे गवर्नमेंट किस स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है? बताओ, सोच के बताओ, गवर्नमेंट किस स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, गवर्नमेंट किस स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है? डिफॉल्ट स्कीम को या नॉर्मल स्कीम को? बताओ जी। हैशटैग टैक्स विद गाबा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हाँ बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है डिफॉल्ट स्कीम को। अच्छा अगर डिफॉल्ट स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग मेजॉरिटी टैक्स किस में पे कर रहे हैं? डिफॉल्ट स्कीम में पे कर रहे हैं। ओल्ड स्कीम धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, रिडंडेंट होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। इसलिए हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे वो डिफॉल्ट स्कीम के रिवाइज करेंगे। तो पहले जो मैं तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं वो डिफॉल्ट स्कीम की करवा रहा हूं। जब डिफॉल्ट स्कीम की हम सारी रिवीजन कर लेंगे फिर 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी नॉर्मल स्कीम की भी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि सेम अगर डिफॉल्ट स्कीम समझ ली फिर नॉर्मल स्कीम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ। अब हम डिफॉल्ट स्कीम यहां पे देखने जा रहे हैं। तो पहली बात है डिफॉल्ट स्कीम जो है वो इंडिविजुअल में है, एचईएफ में है, एओपी, बीओआई और एजेपी इसमें एप्लीकेबल है। अब यहां पे चेक करना जी, अब अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो बहुत सारी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मेरे को छोड़नी पड़ेंगी। ये आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि डिफॉल्ट स्कीम में नो डाउट टैक्स रेट तुम्हारे कम है, नो डाउट डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स के रेट तुम्हारे बहुत कम हैं, बट अगर टैक्स के रेट कम है तो बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो। याद है मैंने पहले भी कहा था कि डायलॉग है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो कहती है आजा राहुल आजा, बिट्टू आजा, बिट्टू आजा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। माना इसके टैक्स रेट कम है, माना इंस्टाग्राम की फोटो बहुत सुंदर है,
माना इंस्टाग्राम की फोटो बहुत सुंदर है, बट फोटो सुंदर है, फोटो सुंदर है, फोटो सुंदर है। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि देखने से बहुत सुंदर स्कीम लग रही है कि भाई साहब टैक्स रेट कम है, बट बहुत सारी एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हें स्कीम मिलेगी, नहीं तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे जी, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आप इंडिविजुअल एचईएफ हो, आप अगर ऑप्शन ले रहे हो ओल्ड रिजिम का, तो ओल्ड रिजिम में टैक्स पे करोगे, और अगर ओल्ड रिजिम का ऑप्शन नहीं ले रहे हो, फिर तुम्हें डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे करना है। बट चाहे तुम ओल्ड में टैक्स पे करो, चाहे तुम डिफॉल्ट में टैक्स पे करो, जो तुम्हारी स्पेशल इनकम होगी उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगेंगे, उस पर ये रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स पे करेंगे तो सारी इनकम पर डिफॉल्ट स्कीम वाले टैक्स लगेंगे ना। अगर स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेंगे। ये रेट ऑफ टैक्स जो लगेंगे ये नॉर्मल इनकम पे एप्लीकेबल होंगे, ये स्पेशल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें पहली अमेंडमेंट करवाने जा रहा हूं। अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देख ली है तो फिर ये तुम्हारे लिए अमेंडमेंट नहीं है। जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी है, ये उनके लिए अमेंडमेंट है। आओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे आओ फटाफट से। अब यहां पे टैक्स रेट देख लो जी। अब इसके बाद फिर हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं, टैक्स निकालने वाले। सारे बच्चे एक बार टैक्स रेट देखो। अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेके चल रहा हूं जी, अगर मैं सेक्शन नंबर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेके चल रहा हूं, अगर मैं कंसेशनल स्कीम लेके चल रहा हूं, या अगर मैं यूं कहूं न्यू रिजिम लेके चल रहा हूं, तो क्या टैक्स रेट है। तो गवर्नमेंट कह रही पहले 3 लाख तक टैक्स आपका है नील। अगर इनकम तुम्हारी 3 लाख से ज्यादा है, 7 लाख तक है, तो 5% टैक्स लगेगा। जितनी भी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, शायद आप में से काफी सारे बच्चों ने 3 लाख से 6 लाख पढ़ा होगा, अब 3 लाख से 7 लाख हो चुका है। अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है, तो 10% टैक्स लगेगा, जितनी इनकम 7 लाख से ऊपर है। अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, 12 लाख रुपए तक है, तो 15% टैक्स है, जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर है। अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 15 लाख तक है, तो 20% टैक्स है, अगर तुम्हारी इनकम 12 से ज्यादा है। और अगर तुम्हारी इनकम 15 से भी ज्यादा है, उस केस में 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा 15 से ऊपर वाली इनकम पर। 25% वाला बीच में कहीं भी रेट नहीं है। और आपको पता है इस बजट में 25% वाला भी आ गया। हेलो भाई साहब, ओए ओए उधर मत देख, उधर कुछ नहीं है बेटे, ये 1 घंटा देख ले। ये तो मैं 1 घंटा यूट्यूब पे आ रहा हूं ना, उसको मैंने पहले ही बोला फ्री मत समझना। ये फास्ट ट्रैक बैच से भी ज्यादा डिटेल बैच होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तुम्हें 3-4 हजार की ये वर्थ से ज्यादा बैच होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, तुमने 3-4 हजार दिए नहीं, तुम फ्री में देख रहे हो, तभी तुम्हें वैल्यू नहीं होती। फिर 1 घंटा यहां पे ध्यान दो बिल्कुल फटाफट से। अब सुनो ध्यान से, जो नया फाइनेंस सेट आया है उसमें 25% वाला भी रेट है, बट हमारे लिए 25% वाला रेट नहीं है। तो अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बात चल रही हो 25% की, तो कह देना भैया वो एप्लीकेबल बाद में होगा, अभी के लिए जो नई रेट है वो ये वाले रेट एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान दो जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो जी, हेलो फटाफट से बताओ जी। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, बताओ क्या टैक्स रेट है। हाँ जी, पहले बताओ। पहले 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 20, और फिर 15 से ज्यादा 30, 20 के बाद कोई 25% वाला रेट नहीं है। 5 10 15 20, 20 के बाद सीधा 30, 5 10 15 20, 20 के बाद सीधा 30, ये रेट एप्लीकेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो अब मुझे एक बार बता दो, बस 2 मिनट लगाओ और मुझे एक क्वेश्चन पे आंसर दे दो। एक पर्सन की इनकम है 22 लाख रुपए, एक बार टैक्स निकाल के बताना। बस एक पर्सन की इनकम 22 लाख रुपए है, बताओ टैक्स निकाल के बता दो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पर्सन की इनकम 22 लाख रुपए है, निकालना टैक्स कितना आएगा जी। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर देंगे जी। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर किसी की इनकम 22 लाख रुपए है, बताओ टैक्स कितना आएगा जी। जल्दी बोलो फटाफट से जी। अगर किसी की इनकम 22 लाख रुपए है, टैक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 3,64,000, 3,64,000, 3,64,000 आएगा सर विद सेस। एक बार बताना कैसे निकाला। तो अगर 22 लाख रुपए इनकम है तो पहले 3 लाख रुपए तक तो आएगा नील, फिर 3 लाख से लेके 7 लाख, तो मतलब अगले 4 लाख पे 5%, ठीक है, ये आ गया 20,000। फिर 7 लाख से लेके 10 लाख, तो मतलब 3 लाख जो बीच में गैप आ गया उसका 10%, 30,000 रुपये आ गया। फिर 10 लाख से लेके 12 लाख, तो 2 लाख का गैप आ गया, उसका 5 10 15%, 30,000 रुपये हो गया। फिर आपका 12 लाख से लेके 15 लाख,
तो बीच में आ गया 3 लाख रुपए, उसका 20% हो गया, ये हो गया 60,000 रुपए, ठीक है ना। फिर 15 लाख से ज्यादा, अब 15 से ऊपर कितने हैं, 7 लाख, उसका हो गया 30%, तो 2,10,000 रुपए। तो अगर मैं काउंटिंग करूंगा 30, 20, 50, 30, 80, 1, 40, 3.5 लाख रुपए का टैक्स आ गया। और इसमें अगर मैं 4% सेस जोड़ दूंगा तो 3,64,000 रुपए टैक्स निकल के आएगा। ये आपका आंसर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक बात मेरे को बताओगे, सिंपल तरीका बताओगे, सिंपल तरीका क्या होगा? आप ऐसा करो, 15 लाख रुपए की इनकम में बताओ कितना आएगा। अच्छा पहले 15 लाख की इनकम में 1.5 लाख आता था। अगर किसी बच्चे ने पुराना लो पढ़ा है, याद करो हमने रेगुलर बैच में क्या किया था, रेगुलर बैच में किया था कि 15 लाख की इनकम के ऊपर 1.5 लाख आएगा। बट अब टैक्स रेट बदल गए। अब अगर टैक्स रेट बदल गए, अब जो 15 लाख की इनकम के ऊपर आ रहा है वो आ रहा है 1,40,000। अब 15 लाख की इनकम में 40 आ रहा है, तो जितनी इनकम 15 से ज्यादा है उस पर 30%, उस पर 1,40,000 जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि हमें बस ये याद रखना है कि 15 लाख की इनकम पर 1,40 फिक्स है, कि अगर मेरी इनकम 15 से ऊपर है तो 15 लाख की इनकम पर 1,40 तो आएगा ही आएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो चेक कर लो, आपका 1,40 ही बनेगा। ये रहा 15 लाख की इनकम और ये 15 लाख की इनकम पे टैक्स है। आप चेक करो 1,40,000 पे आंसर आ रहा है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रहा है जी? ठीक है ना। तो 15 लाख की इनकम पे 1,40 याद करो, 1.5 लाख वाला भूल जाओ, वो 1.5 लाख पहले हुआ करता था। अब 15 लाख की इनकम पे 1,40 टैक्स आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो ये 24 लाख की इनकम में टैक्स निकाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इसके कर सकते हो सारे एग्जाम्पल, एक बार देख लोगे पक्का पक्का। बस ऐसा करो, मेरे को ना एक एग्जाम्पल करके दिखा दो, एक सिर्फ एग्जाम्पल। अगर मेरी इनकम 11,90,000 रुपए है, टैक्स निकाल के बताना, बस जल्दी बताओ जी। 11,90,000 रुपए है, फटाफट टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा, बताओ जी। जल्दी बताओ जी। अगर किसी की इनकम 11,90,000 रुपए है, टैक्स कितना आएगा? फटाफट से बताओ, अगर किसी की इनकम 11,90,000 रुपए है, टैक्स कितना आएगा? सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दे दीजिए। 11,90,000 रुपए है, जल्दी बोलो। 11,90,000 रुपए है, टैक्स कितना आएगा? क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? 81,840, तो 81,840 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। 81,840 आंसर आ रहा है जी। और ये नॉन रेजिडेंट है। क्या नॉन रेजिडेंट वाले केस में 115 बीएससी लगता है? बिल्कुल लगता है। 115 बीएससी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सब केस में वही टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो 81640 ये आंसर निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको पैक कर दूं? पक्का पक्का। चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहां पे आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे करके दिखा रखे हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब आ जाओ यहां पे सरचार्ज वाली बातों पर। अब इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ जी, अब जो अभी तक हमने कंप्लीट किया ना, अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? अभी तक हमने टैक्स रेट कंप्लीट किया भाई। टैक्स रेट हमने समझ लिया, 3 लाख तक नील है, फिर 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा। ये सारी की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली और टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना सीख लिया। उसमें 4% सेस की बातें भी हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं 100% बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको टैक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, अब ये 3 कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें और डिस्कस करने हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आएगा सरचार्ज का, उससे कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट होगा मार्जिनल रिलीफ का, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा रिबेट का जी। मतलब पहला कॉन्सेप्ट होगा सरचार्ज का, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा मार्जिनल रिलीफ का, और तीसरा कॉन्सेप्ट होगा रिबेट का। ये 3 कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में लेके चलना, बस ये पर ध्यान दो जी। वैसे मैं रेगुलर बैच में पहले सरचार्ज करवाता हूं, उसके साथ में एमआर करवाता हूं, बट मैं जो अब रिवीजन क्लास में पहले करवाना चाहता हूं वो मैं रिबेट कराऊंगा। आज वाली क्लास में हम रिबेट की रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज वाली क्लास में हम रिबेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और तुम पेपर में गलती ना करके आओ।
इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेना कि रिबेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर हम कल जो हम रिवीजन करेंगे वो सरचार्ज के करेंगे, कल हम रिवीजन करेंगे एमआर की रिवीजन करेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 1 को हम जल्दी जल्दी पैक करने की कोशिश करेंगे ताकि बड़े बड़े चैप्टर हमारे जल्दी से स्टार्ट हो। बट हाँ, वो बड़े चैप्टर समझ में तब आएंगे अगर ये सारे के सारे टैक्स रेट तुम्हें अच्छे से आते होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो पूरे इनकम टैक्स में है वो इसी चैप्टर से है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं रिबेट की बात करता हूं, पहले समझो रिबेट है क्या। पहले सारे बच्चे रिबेट का सेक्शन दिमाग में सेट कर लो। रिबेट जो मिलती है वो मिलती है सेक्शन 87 कैपिटल ए। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिखो, रिबेट मिलती है 87 कैपिटल ए। लिखो जी, जल्दी लिखो। रिबेट कब मिलती है? 87 कैपिटल ए। तुषार गलत लिखा है, तुषार गलत लिखा है, भास्कर गलत लिखा है। अगर कोई बच्चा 87 ए ऐसे लिख रहा है वो गलत है। 87 कैपिटल ए लिखना है। ये बहुत फर्क होता है, स्मॉल ए और कैपिटल ए में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब जो रिबेट है, देखो नाम से क्लियर है, रिबेट का मतलब छूट, रिबेट का मतलब डिस्काउंट। अच्छा, ये छूट और डिस्काउंट किसको मिलेगा? अमीरों को मिलेगा या गरीबों को मिलेगा? तो गवर्नमेंट कह रही हम जो देते हैं ना वो गरीबों को देते हैं। मतलब जो रिबेट मिलती है वो गरीबों को रिबेट मिलती है, जो ये छूट मिलती है वो गरीबों को छूट मिलती है, ये अमीरों को नहीं मिलती है। किसको मिलती है? गरीबों को। अब मुद्दा क्या आ रहा है? गरीब कौन? क्या मैं गरीब हूं? क्या मैं गरीब हूं? क्या तुम गरीब हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट कह रही हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, तो ये डेफिनेशन पढ़ ले। अगर तू इस डेफिनेशन में फॉल करता है तू गरीब है, तुझे रिबेट मिलेगी। अगर तू इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तू गरीब नहीं है, तुझे रिबेट नहीं मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन है रिबेट जो मिलेगी, पहली कंडीशन, रिबेट लेने के लिए सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल, क्या तू इंडिविजुअल है? क्या मैं इंडिविजुअल हूं? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिलेगी। और तीसरी कंडीशन, उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है वो 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल हो, दूसरी कंडीशन वो इंडिया का रेजिडेंट हो, तीसरी कंडीशन उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं उसको हम रिबेट देंगे, नहीं तो हम रिबेट देंगे ही नहीं। सर अगर हम रिबेट देंगे तो कितनी रिबेट देंगे? जितना भी उसका टैक्स बनेगा या तो वो या 25,000 रुपए विच एवरेज लेस, हम उतने की रिबेट देंगे, इसके ऊपर की रिबेट नहीं देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि मान लो अगर मेरी इनकम है 6.5 लाख रुपए, तो 6.5 लाख पे जो भी टैक्स बनेगा या तो वो टैक्स या 25,000 रुपए विच एवरेज लेस, उतने की रिबेट मिलेगी, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी। मतलब मैक्सिमम एक पर्सन को 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल सकती है, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिल सकती। तो एक बार चेक करना, देखो यहां पे जी। अब अगर मैं रिबेट की बात करता हूं तो रिबेट वाले केस में 3 कंडीशन यहां पे निकल के आती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो निकल के आ रही है, पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो इंडिया का रेजिडेंट हो, और तीसरी कंडीशन उसकी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, ये देखो जी, ये रहा। तो पहली कंडीशन, आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक हो। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रिबेट मिलेगी, जितना भी टैक्स बनेगा वो, और 25,000 रुपए विच एवरेज लेस, इतने की रिबेट मिलेगी। मतलब 25,000 रुपए तक की रिबेट मिलेगी, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान देना। जो हम 4% यहां पे सेस ऐड करते हैं वो रिबेट माइनस होने के बाद अगर कुछ टैक्स बचेगा उसमें ऐड होगा। नहीं समझे? अरे नालायकों, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने पहले टैक्स निकाली और टैक्स निकाली और फिर उसमें तुमने सेस जोड़ा फिर रिबेट माइनस की। ना 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 ना, पहले टैक्स निकालो, उसमें से रिबेट माइनस करो। अगर कुछ टैक्स बचा तो उसमें सेस जोड़ो, नहीं तो सेस नहीं जुड़ेगा। तो रिबेट सेस से पहले होगी। पहले रिबेट माइनस करोगे, फिर टैक्स बचेगा, उसमें सेस जोड़ोगे। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और दूसरी बात, रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी 2 चीजों को छोड़ के। पहली बात तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का टैक्स है उसमें से रिबेट नहीं मिलती। सर ये क्या होता है? हम स्पेशल इनकम में एक बार आके जाके देख लेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैं दोबारा बोलूंगा शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, और वो भी कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अगर उसका टैक्स है,
उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी। और जो अनएक्सप्लेन मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, अनडिस्क्लोज इनकम होती है, उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, सामने एक नालायक बच्चा बैठा, कैजुअल इनकम, नालायक स्टूडेंट है, और है भी तो नालायक स्टूडेंट नालायक, क्योंकि कैजुअल इनकम में से रिबेट मिलती है, लॉटरी में से रिबेट मिलती है, बैटिंग गैम्बलिंग में से रिबेट मिलती है। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से नहीं मिलती, और जो अनएक्सप्लेन मनी है या अनडिस्क्लोज मनी है, जो ब्लैक मनी है, उसमें से रिबेट नहीं मिलती। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो यहां पे क्या लिखा है, रिबेट आपको अलाउड होगी, पहले आप यहां पे माइनस करोगे, फिर सेस ऐड करोगे, और 87A की रिबेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से रिबेट आपको नहीं मिलती। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात मेरे को बताना, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना। आपको मैं याद है, मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर एक बात बताई थी, मैंने कहा था मुझे सेक्शन 87A में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। भूल गए होंगे ना, अब तुम्हें कहां याद रहेगा, इतना पुराना भूल जाते हैं ना। और भी तो काफी सारे काम हैं, मोदी से मीटिंग है, अंबानी से डेली मीटिंग होती है, इलोन मस्क से मीटिंग होती है, ट्रंप हमसे पूछता है क्या करना है। कहां याद रहेंगी इतनी बातें, भूल जाते हैं। मैं तुम्हारी बातें समझता हूं, बट याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि मान लो एक पर्सन की इनकम जो है ना वो 7 लाख रुपए एग्जैक्ट है, और 7 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम है। तो अब चेक करो, 7 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम है ना, तो 7 लाख पे टैक्स पता कितना बनता है? 20,000 रुपए का टैक्स बनता है। सर पहले 7 लाख पे 25,000 टैक्स बना करता था, तो 25 की रिबेट मिल जाती थी, टैक्स हो जाता था 0। अब अगर सिर्फ मेरी नॉर्मल इनकम है तो 7 लाख पे टैक्स से मेरा 20 बनता है, 20 से ऊपर तो टैक्स मेरा बनता ही नहीं है, जबकि रिबेट की लिमिट मेरी 25 है। तो बच्चा कह रहे सर इसमें दिक्कत क्या है? फिर अगर 7 लाख से ऊपर इनकम होगी तो 20 से ऊपर टैक्स बनेगा, तब 25 की रिबेट क्लेम कर लेना। हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 लाख से ऊपर तो रिबेट ही नहीं मिलती। 7.5 लाख रुपए की इनकम में 25,000 टैक्स बनता है। तो मैंने तुम्हें कहा था या तो यहां 25 की जगह 20 होना चाहिए था, या वहां 7 लाख की जगह 7.5 लाख होना चाहिए था। बट भले बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, उस पर 25,000 रुपए की रिबेट बोली है। 25,000 रुपए की लिमिट मेरे काम आ सकती है, ऐसा नहीं कि लिमिट वेस्ट है, आ सकती है जब मेरी स्पेशल इनकम भी साथ में हो। पर अगर किसी पर्सन की नॉर्मल इनकम, सिर्फ नॉर्मल इनकम है ना, तो 25 की लिमिट किसी काम की नहीं है, क्योंकि 7 लाख पे हाईएस्ट टैक्स ही मेरा 20 बनता है, तो मेरे को 20 की रिबेट मिलेगी। पर हां, अगर कहीं स्पेशल इनकम है तो शायद मेरा टैक्स जो है वो 25 से ऊपर बन जाए, उस केस में 25 तक की रिबेट मिल सकती है। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ सकती हैं। ये बातें हमने रेगुलर बैच में डिस्कस की हुई हैं। हाँ, सोल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लेना जी। इसके एग्जाम्पल हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ, ये तो हो गया कि अगर इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिलेगी। बट एक बात पाना, अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अगर इनकम मेरी 7 लाख से ज्यादा है, अब एक बात मेरे को बताना, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। मेरे को सारे बच्चे बताना, एक पर्सन की नॉर्मल इनकम है 6,95,000। नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम, बताना कितना टैक्स आएगा? बताओ कितना टैक्स आएगा जी? करवा रहा हूं मैं, करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। बताओ, एक पर्सन की इनकम है 6,95,000 नॉर्मल, बताओ नॉर्मल टैक्स कितना आएगा? 19,000। 19,000 ये तो सब निकाल लेंगे स्लैब रेट से। अब 19,000 टैक्स आएगा और 19,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि 25 तक की लिमिट है, टैक्स बनेगा नील। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो। अच्छा, एक पर्सन की 7 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स कितना बनेगा? 20। तो रिबेट कितने की मिलेगी? 20। तो टैक्स कितना बन गया? नील। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक पर्सन की मान लेते हैं 19,750 बनेगा 695 पे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 3 से 7, 395 का 5%। अच्छा, 19,750 बनेगा। ये नालायक है किसी बच्चे ने, 19,750 बनेगा, तो यहाँ 19,750 की रिबेट मिलेगी, टैक्स हो गया नील। 7 लाख पे कितना बनेगा एक बार चेक करना? 7 लाख पे 20 बनेगा ना? हाँ, 7 लाख पे 20 बनेगा, तो 20 की रिबेट होगी, टैक्स हो गया 0। अच्छा, एक पर्सन की इनकम है 7,01,000। अब सोच के बताना, सोच के बताओ, अब सोच के बताओ, अगर इनकम 7,01,000 है,
तो क्या ये 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है? नहीं 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 नहीं। जैसे इनकम 7 लाख से ऊपर गई तो स्लैब रेट लगेगा 3 लाख से। अब अगर 7 लाख 1,000 इनकम है तो टैक्स बताओ कितना आएगा? 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, फिर 7 लाख से ऊपर 1,000 उसका 10% तो 20,000, तो 20,100 टैक्स बनेगा। तो यहां पे टैक्स बनेगा 20,100। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? 20,100 यहां पे क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। मतलब कमाल की बात देखना, जैसे इनकम मेरी 7,01,000 हुई 20,100 टैक्स बन गया। अच्छा क्या मुझे रिबेट मिल जाएगी 20,100 की? सोच के बताओ, क्या मुझे 20,100 की रिबेट मिलेगी? बच्चा कह रहा हाँ मिलेगी ना, 25,000 की लिमिट है ना, तो 20,100 की रिबेट मिलेगी। टैक्स हो गया 0। तेरी ऐसी की तैसी नालायक कहीं के, नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 7 लाख से ऊपर हो गई है। तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया 25,000 वाला। अब एक बात मेरे को बताना सर, सोच के बताओ कितनी बड़ी हार्डशिप हो रही है। आपका 7,01,000 पे 20,100 टैक्स बना। आप ध्यान से देखना, आपने इनकम सिर्फ जो बढ़ाई 7 लाख से ऊपर, वो 1,000 इनकम बढ़ी सिर्फ। मतलब 1,000 इनकम बढ़ी और 20,100 का टैक्स आ गया। तो याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, यहां पर अब तुम्हें मिलेगा रिबेट। अब रिबेट मिलेगी तुम्हें, यहां पर कितनी रिबेट मिलेगी? जितना तेरा टैक्स तेरी इनकम से ज्यादा है तो 19,100 की यहां पे मिलेगी रिबेट। यहां पे रिबेट ऐसे मिलती है जब इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है। इसको एमआर नहीं कहते, इसको भी रिबेट ही कहते हैं। बेयर एक्ट में इसका नाम रिबेट है, इसको एमआर मत बोलना। एमआर वो सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको रिबेट ही कहते हैं। और ये भी रिबेट 87A में ही है, इसका नाम रिबेट है, इसका नाम एमआर नहीं है। तो 19,100 की रिबेट मिलेगी। अब जो मेरा टैक्स बनेगा वो टैक्स फिर मेरा बनेगा 1,000। ये 1,000 पे प्लस में 4%, तो 1,040 रुपए का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा अगर मेरी इनकम 7,01,000 पे है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरह से अगर इनकम मेरी 7 लाख से ज्यादा है ना, अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो इस तरह से कैलकुलेशन है। ठीक है री, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ सर लेकिन इनकम तो 7 लाख से ऊपर है, वही तो मैं कह रहा हूं, इनकम 7 लाख से ऊपर है तो वो वाली रिबेट तो नहीं मिलेगी जो 7 लाख तक वाली है। बट गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो हम तुम्हें दूसरी रिबेट देंगे। दूसरी कौन सी? जितना टैक्स तुम्हारा इनकम से ज्यादा है उतने की हमसे रिबेट ले लेना। मतलब यहां पर वो 25,000 रुपए की फिक्स लिमिट नहीं है, यहां पर हमें देखना पड़ेगा कितना टैक्स मेरी इनकम से ज्यादा है उतने की मुझे रिबेट मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। सर ये वाला रिलीफ और रिबेट ओल्ड स्कीम में है, ओल्ड स्कीम में नहीं है। अभी हम न्यू की बात कर रहे हैं तो न्यू पे ही रहो, बीच में ओल्ड को मत घुसाओ, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम्हारी इनकम है 7,15,000। अब सारे बच्चे बताओ 7,15,000 है, जल्दी बताओ। अगर इनकम 7,15,000 है, लास्ट क्वेश्चन है आज वाली क्लास का जी, आज वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सर। फिर 25,000 की रिबेट का फायदा क्या है? फायदा है ना, अगर स्पेशल इनकम है तो फायदा होगा क्योंकि स्पेशल इनकम में टैक्स तुम्हारा ज्यादा बनेगा तो 25,000 तक की रिबेट मिल सकती है। अब अगर इनकम 7,15 है तो बताओ टैक्स कितना बनेगा? तो अगर इनकम 7,15 है तो पहले 3 लाख एग्जम्प्ट, 3 लाख से लेके 7 लाख 4 लाख, उसका 5% 20,000, 20,000 और 15,000 का 10% 1,500, तो 21,500 टैक्स बनेगा। 21,500 टैक्स बनेगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, 21,500 टैक्स बनेगा। अच्छा अब तुम्हारी इनकम 7,15 है, 7 लाख से कितनी ज्यादा है? बोलो मेरे बच्चे, मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे बोलो ना, 7 लाख से कितनी ज्यादा है? 7 लाख से ज्यादा है 15,000। 15,000 ज्यादा है ना, तो इनकम तुम्हारी ज्यादा है 15,000। अब सोच के बताना, इनकम तुमने बढ़ाई 15,000 से, टैक्स तुम्हारा बढ़ गया 21,500 से, तो हार्डशिप हो गई ना भाई। 7 लाख तक तो टैक्स मेरा 0 ही बन रहा था, जैसे ही 7,15 हुई तो 21,500 टैक्स बन गया। तो गवर्नमेंट ने कहा इनकम बढ़ी 15 से, टैक्स बढ़ा 21,500 से, तो 6500 की हम तुम्हें को यहां पे रिबेट दे देंगे। 6500 रुपए की ये मिलेगी रिबेट, इतने की रिबेट मिल जाएगी। तो करना क्या है, 21,500 में से 6500 हटा दो तो 15,000 प्लस में 4% सेस, तो 15,600 रुपए फाइनल टैक्स आएगा। ये आपका आंसर आएगा जी। बस आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी।
ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा यहां पे है कि अगर इनकम 7 लाख से भी ज्यादा है तो जहां तक टैक्स हमारा इनकम से ज्यादा है उतने की हमें रिबेट मिलेगी। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट आपका ये राज। अगर आपको क्वेश्चन ट्राई करने हो देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है। अगर टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर है तो रिबेट मिलेगी। कैसे रिबेट मिलेगी, पहले चेक करो कितनी इनकम 7 लाख से ज्यादा है वो निकाल लो, फिर जो इनकम दी है उस पर टैक्स निकाल लो, फिर चेक करो क्या तुम्हारा टैक्स तुम्हारा इनकम से ज्यादा है, यस, तो जो डिफरेंस आएगा उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी जी। और आपके सामने अब ये क्वेश्चंस हैं 7,05,000 से आप एक बार घर जाके करके देखोगे। 7,15 वाला अभी मैंने करवा दिया, दोबारा करके देख लेना। 7,20 वाला करके देख लेना, 7,22 वाला करके देख लेना, 7,25 वाला करके देख लेना। ये 5 क्वेश्चन जैसे ही तुम ट्राई करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा कि भाई साहब गाबा सर ने रिवीजन क्लास में कॉन्सेप्ट करवा दिया तो मजा आ गया जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है और कल, ठीक है जी रोहित, वही तो मैं बता रहा हूं। आप एक बात बताओ, जो तुम्हें इनकम दिया उस पर तुम टैक्स निकाल लो, फिर तुम ये देख लो 7 लाख से कितनी ज्यादा इनकम कमाई है तो उस टैक्स को इनकम से कंपेयर कर लो। अब अगर तुम्हारा टैक्स ज्यादा है इनकम कम है तो तुम्हें रिबेट मिलेगी ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हार्डशिप हो रही है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे तुमने सरचार्ज में एमआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अच्छी, ठीक है जी। यस आदित्य, यस, ठीक है, चलो इसको लॉक करते हैं। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम कल वाली क्लास में, सेम टाइम शाम को 4 बजे लाइव अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे। और ये क्लास मैं अपने पर्सनल चैनल पे वीडियो स्टडी वाले चैनल पे भी शाम को भी डाल दूंगा, सारे सीएस की फैमिली के बच्चे वहां से देख सकते हैं। बहुत सारा प्यार दिखाया करो, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और उससे वीडियो हमारी ऊपर आती है। जब वीडियो ऊपर आती है तो बहुत सारे बच्चे इसको और देखते हैं, उसे और देखते तो उनका बहुत सारे बच्चों का फायदा होता है। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि आप इसको जितना वायरल करेंगे, शेयर करेंगे, उससे बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।